Good afternoon, students. Today we will discuss about the azeotropic mixture. Azeotropic mixture क्या होते हैं? Azeotropic mixture जो होते हैं, they are binary components. बाइनरी कंपोनेंट्स का मतलब है जिनमें दो कंपोनेंट्स हों, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट. ऐसे मिक्सचर जो बाइनरी कंपोनेंट्स होते हैं वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं. एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब होता है कि देयर कंपोजिशन इज सेम इन लिक्विड स्टेट एज वेल एज वेपर स्टेट. तो ऐसे मिक्सचर जिनके लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में कंपोनेंट्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं. तो मैं इनको डेफिनेशन लिखता हूं. नंबर पहला पॉइंट होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर आर those mixture. Azeotropic mixture are those mixture which have contained binary component. जिनके पास में बाइनरी कंपोनेंट्स हो, मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते, वो उनको हम बाइनरी कंपोनेंट्स कहते हैं, बाइनरी कंपोनेंट मिक्सचर कहते हैं. ठीक है. तो द एजियोट्रोपिक मिक्सचर कंटेन equal composition in their liquid state as well as vapor state. कि ऐसे कंपोनेंट जिनका उनके लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में उनके कंपोजिशन सेम होते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम जो है एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर कांट बी separated by fractional distillation method. कि ये जो मिक्सचर होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते. तो बाइनरी कंपोनेंट्स मतलब जिनमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, ऐसे मिक्सचर को मैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं. मतलब वही एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो सकते हैं. एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनका लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में जो कंपोजिशन है वो सेम होता है. ऐसे सॉल्यूशन जिनके जो है कंपोनेंट उनकी लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में सेम होता है, ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं. और एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम उनको अलग नहीं कर सकते. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास में दो लिक्विड हैं, एक ए और बी, ये इसमें प्रेजेंट है. अब मैं सपोज करो इन सॉल्यूशंस को हीट करता हूं, तो हीट करने पर क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोरेट होकर अलग हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो इस लिक्विड के अंदर ही प्रेजेंट रह जाएगा. तो ए सेपरेट हो जाएगा बी से. इस मेथड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह रहे हैं. तो इसके लिए एक बात भी कही जाती है, जनरली मुझे याद आ रही है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए जो बात होती है वो होती है साथ जिएंगे साथ मरेंगे. मतलब दो कंपोनेंट का ऐसा मिक्सचर जिनको हम कभी अलग नहीं कर सकते. जैसे दो पर्सन अपने आप में इस प्रकार से मिल जाते हैं कि यार उनको तो जीना ही साथ है और मरना ही साथ है, तो उनको कहते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे. तो वैसे ही एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं, एक बार ऐसे कंपोजिशन में आपस में मिलते हैं कि उनको हम अलग कर ही नहीं सकते. वो जब लिक्विड में होंगे तब भी साथ में होंगे और जब वेपर स्टेट में होंगे तब भी साथ में होंगे.
मतलब उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं जो जिनमें दोनों कंपोनेंट साथ जिए और साथ मरेंगे कि कसमें खाते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है दो प्रकार के होते हैं। The azeotropic mixtures are two type. Azeotropic mixtures are two type. Azeotropic mixtures are two type. एक तो हमारे होते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक तो हमारे कौन से होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और दूसरे हमारे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो हमारे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो इनके दो मिक्सचर्स या दो सॉल्यूशन which are those solution which are show positive deviation from Raoult's law are minimum boiling point एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उनको हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कहते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो दो सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law are known as maximum boiling point azeotropic mixture, are known as maximum boiling point azeotropic mixture। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हमारा पास हो जाएगा एथेनॉल प्लस वाटर। इसका एग्जांपल हो जाएगा जिसमें 95 तो हमारा 95 ग्राम तो हमारा हो गया एथेनॉल और 5 ग्राम जो हो गया हमारा हो गया वाटर। ठीक है, इसको 95% एथेनॉल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसको 95% एथेनॉल सॉल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा जो एग्जांपल है 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% H2O। इसका मिक्सचर जो है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। नाइट्रिक एसिड और वाटर को जब 68 और 30% 68 और 32% का रेशियो में हम जब मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमारे पास में बनता है वो हमारे पास में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। तो ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जो छूट गया था, ये मैंने आप लोगों को करा दिया। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को हम हेडिंग लगा लीजिए एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ब्रैकेट में लिख लीजिए वांटाफ फैक्टर। देखो बच्चों क्या होता है, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि the property is depend on the number of the particles are known as colligative property,
कि जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उन प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, यदि हम मान लो किसी सॉल्यूशन की बात करें और सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन एक ही है कि उस सॉल्यूट का हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना। सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या है, जो है क्या कैलकुलेट करना, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना। तो हमने सपोज करो इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर KCl को डिसॉल्व किया, 1 मोल KCl को डिसॉल्व किया, तो यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 1। KCl का 1 मोलिक्यूल दिख रहा है आपको। तो आप जब कोलिगेटिव इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो आप इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या मानोगे, 1 मानोगे। ठीक है, 1 मानोगे। लेकिन क्या होता है जब ये KCl पानी में जाता है तो पानी के जाने के बाद में ये डिसोशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसोशिएट। और डिसोशिएशन होने से ये K+ और Cl- में टूट जाता है। जब ये K+ और Cl- में टूट जाएगा तो अब हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। 1 मोल हमारे पास में K+ हो गया और 1 मोल हमारे पास में Cl- हो गया। 1 मोल K+ एंड 1 मोल Cl-। तो अब तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की संख्या, क्योंकि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, RLVP हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो यहाँ तो पार्टिकल्स ही चेंज हो गए, पार्टिकल की संख्या चेंज हो गई। तो पार्टिकल की संख्या जब चेंज हो गई तो सीधी सी बात है हमारा जो सब्सटेंस जिसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, उसका मोलिकुलर मास चेंज हो जाएगा। और मोलिकुलर मास चेंज हो जाएगा तो हमारे जो थ्योरेटिकल जो वैल्यू आएगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफरेंट होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लो कि यदि हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं, ये बेंजीन सॉल्वेंट है और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहां क्या होता है कि दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में आकर इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होने की वजह से दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या हो जाता है, एक मॉलिक्यूल हो जाता है। सपोज करो हमने इस बेंजीन के सॉल्यूशन में 2 मोल एसिटिक एसिड के लिए, और 2 मोल एसिटिक एसिड में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर कितने कर रहे हैं, 2। जबकि हमारे पास में यहाँ क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, मॉलिक्यूल का जुड़ाव हो गया। तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या हो गए, एक मॉलिक्यूल बना लिए। अब एक मॉलिक्यूल बनाने से क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गए तो आपका मोलर मास भी तो घटेगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी सब्सटेंस को उसके एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से और घटने से क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो हमारे पास में जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास आएगा और जो थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास आएगा उसमें डिफरेंट आएगा। तो इसको हम कहते हैं, जो ये मोलर मास आता है इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन्टॉफ। उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसे हम कहते हैं वॉन्टॉफ फैक्टर। तो हम इसको जो बोला है उसको लिख लेते हैं ताकि आप लोगों के नोट्स में आप लोग ये चीज मेंशन कर सकोगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, व्हेन ए substance is dissolved in any solvent, then the solvent either dissociate or associate या तो वो मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाता है या फिर वो एसोसिएट हो जाता है।
ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन the number of particles of solute is changed and colligative property is also changed. Colligative property also changed and molecular mass of solute is also change. सब्सटेंस का जो मोलिकुलर मास है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड दिस मोलिकुलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। इसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहते हैं। कि जब किसी सब्सटेंस को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो या तो ये एसोसिएट हो जाता है या फिर ये डिसोशिएट हो जाता है। जब ये एसोसिएट होता है या डिसोशिएट होता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं या तो बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने और घटने के कारण क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो हमारे पास में क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो सीधी सी बात है, सीधा सीधा असर उसका किसके पड़ेगा, मोलिकुलर मास पे पड़ेगा। और जो मोलिकुलर मास आएगा उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने, तो इससे क्या होगा, इससे होगा देन द ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास is different than theoretical molecular mass। मतलब जो एक्सपेरिमेंट से हमने जो मोलिकुलर मास निकाला है और जो हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से जो मोलिकुलर मास निकालते हैं उसे हम उसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वन टफ ने एक फैक्टर दिया, ठीक है, और उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, वन टफ फैक्टर। और वन टफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखो आगे, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, to resolve this problem want of give a factor। want of ने क्या दिया, एक फैक्टर दिया। this factor is known as want of factor, and want of factor is denoted by small I। want of factor को जो है उन्होंने किससे निकाल लिया, I से निकाल लिया कि I, ठीक है। अब देखिए I बराबर हम लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। I is equal to observed colligative property and theoretical colligative property, ठीक है। ऑब्जर्व्ड colligative property वो colligative property होती है जो हमने एक्सपेरिमेंटली हमने जो है निकाली है, वो colligative property होती है, ठीक है। और theoretically जो हमने कैलकुलेशन से निकाली है। तो I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व्ड colligative property अपॉन theoretical colligative property। और I का मान हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि theoretical molecular mass
अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर ये ऐसा क्यों किया, ऊपर तो आपने ऑब्जर्व, तो आप लोगों को पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जर्व। और जो थ्योरेटिकल वाली बात, तो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस वजह से हमारे पास में ये चीज आई। ठीक है, अब हम इस सभी के लिए लिख सकते हैं कि हमारे चारों प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। कैसे, इस प्रकार से लिखेंगे, I बराबर आर एल वीपी ऑब्जर्व अपॉन आर एल वीपी थ्योरेटिकल। आर एल वीपी ऑब्जर्व अपॉन आर एल वीपी थ्योरेटिकल। दूसरा हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल। डेल्टा टी बी ऑब्जर्व, डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल। नेक्स्ट आई बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल। और लास्ट हम लिख सकते हैं आई बराबर पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल। तो आप लोगों के पास में ये चीजें दी हुई है तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं ना, या तो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हुई हो कोई सी भी इनमें से तो आई का मान निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो आई का मान निकाल सकते हैं। तो आई निकालने के लिए कई चीजें हमारे पास में है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो क्या आती है, तीन कंडीशंस को आप लोगों को ध्यान में, आई की वैल्यू जो है तीन तरीके से डिसोशिएट हो सकती है। क्या तीन तरीके होते हैं? इफ द substance is dissociated, if the substance is dissociated in solvent, तब I की वैल्यू जो होगी एक से ज्यादा होगी। वैल्यू ऑफ I इज मोर देन 1। I की वैल्यू क्या होगी? एक से ज्यादा। एंड इफ द सब्सटेंस इज एसोसिएटेड, जब सब्सटेंस क्या होगा? एसोसिएटेड, तब I की वैल्यू जो है वो एक से कम होगी। और यदि सब्सटेंस ना तो डिसोशिएटेड हो रहा है ना ही एसोसिएटेड हो रहा है, इफ द सब्सटेंस इज नाइदर डिसोसिएटेड और नॉट एसोसिएटेड, ना तो डिसोसिएट हो रहा है और ना ही एसोसिएट हो रहा है, at that condition the value of I is equal to 1। I का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन रखी है। इफ द मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड, यदि आयन मॉलिक्यूल जाके डिसोसिएट हो जाता है तो I का वैल्यू एक से ज्यादा होगा निश्चित रूप से। यदि सब्सटेंस एसोसिएट हो रहा है तो I का मान हमेशा एक से कम होगा। और यदि ना तो सॉल्यूशन डिसोसिएट हो रहा है और ना ही एसोसिएट हो रहा है, एट दैट कंडीशन आई की वैल्यू जो हमेशा 1 होगी। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दी। अब डिसोसिएशन की केस में हम आई क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए कि हमें क्वेश्चन में आई कैसे निकालना है। ठीक है, तो आई जो है हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के एक फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आई in the case of डिसोसिएशन में कैसे निकालते हैं? देखो, कोई मॉलिक्यूल कितना ज्यादा आयोनाइज हो रहा है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना,
ए मोलिक्यूल इज आयोनाइज्ड इन हाउ मच अमाउंट? A molecule is ionized in how much amount? That is known as degree of dissociation. उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, अल्फा बराबर I-1/n-1. डिसोसिएशन के लिए अल्फा का मान क्या होता है? I-1/n. ये फॉर्मूला हमें निकालना नहीं है, हमें याद रखना है. अल्फा बराबर I-1 और n-1, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. जहां अल्फा तो क्या है? अल्फा तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया. अल्फा बराबर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया. आई आपका हो गया वांट ऑफ फैक्टर, और एन जो है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयन जो है वो हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल. जैसे NaCl है तो ये टूटेगा Na+ और Cl-, तो n बराबर कितने हो गए इसके अंदर? 2 हो गए. तो ये आपका n हो गया. अब यहां से आप जो है I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. यहां से आप क्या करोगे? I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. किस प्रकार से I की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप लोग? देखो, I बराबर I-1 इक्वल टू n-1 अल्फा. ठीक है, तो ये आप जो भी वैल्यू n-1 अपॉन अल्फा आएगी, अब यहां से क्या करोगे आप? I बराबर निकालोगे तो 1 प्लस n-1 अल्फा करके आप लोग I की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे. तो I का मान आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा. अल्फा दिया है आपको तो आप I की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. और यदि आपको I दिया गया है, क्वांटम फैक्टर दिया है, तो आप अल्फा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ इन द केस ऑफ एसोसिएशन, कि भाई एसोसिएशन के केस में हम क्या करेंगे? इन द केस ऑफ एसोसिएशन के केस में हम क्या करेंगे? तो एसोसिएशन के केस में क्या करना है आपको बच्चों, कि हमारे पास में अल्फा का फॉर्मूला होता है I-1/1/n-, ये फॉर्मूला हमारे पास में हो सकता है. तो आप लोग इसमें भी आप अल्फा आपको दिया है तो I आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे? I-1 तो इधर लिख दो और अल्फा इधर जाके 1/n-1 इंटू अल्फा हो जाएगा, और ये इधर जाके I इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1/n-1 अल्फा हो जाएगा. तो यहां से आपकी I की वैल्यू आ जाएगी. I कैलकुलेट करने के बाद में आप सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो है बिल्कुल एबनॉर्मल जो मोलिकुलर मास है उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो. जैसे हमारे पास में सबसे पहले हम RLVP की बात करते हैं. RLVP में अब मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P0 - PS अपॉन P0 बराबर I से तो मल्टीप्लाई करना ही है इंटू WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB. तो यहां से आप जो है MA निकाल सकते हो आराम से. दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर I इंटू KB स्मॉल m. ये निकाल सकते हो. m की जगह मोलरिटी की मान रख दोगे आप. थर्ड, डेल्टा TF I इंटू KF स्मॉल m कर सकते हो आप. चौथी प्रॉपर्टी क्या हो गई आपको? पाई बराबर आप क्या रख दोगे? ICRT. मतलब हर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने निकाली थी उसमें सबको आपको I से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास में जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है वो की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास के और कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स और लेके आऊंगा आप लोगों के पास में. जब तक आप लोग जो है एबनॉर्मल मास और एजेट्रोपिक मिक्सचर्स के नोट्स बनाएं. धन्यवाद.